पे। तो जैसे अभी ग्रोवर साहब कहते हैं भ्रष्टाचार तो क्रॉस हो जाता है, मतलब दोनों साइड में है उसमें। फिर जाति वाला आता है, सारे इलाकों में वही चल रहा है, चाहे ओल्ड मैसूर देखिए या महाराष्ट्र वाला इलाका देखिए या आप बेंगलोर अर्बन चला जाइए, सब जगह लगभग वही स्थिति बनी। लेकिन आपने चूंकि देखा ट्रैकर में, टॉप ऑफ द माइंड में लोगों के क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार के इशू को अगर आप देखेंगे रीजन टू रीजन, अगर आप उसे देखेंगे इंडिविजुअलिटी में, अगर आप देखेंगे उस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में यही इशू था। जब हम, जैसे अभी उन्होंने अभय दुबे जी साहब ने कहा, उन्होंने एकदम सही कंपैरिजन किया है हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका का। हमारे ट्रैकर में भी वहां सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा था। कर्नाटक में भी यही आ रहा है। देखिए, होता क्या है कि लगता है कि हमें शायद भ्रष्टाचार पर इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे अभय दुबे जी ने कहा कि जब परसेप्शन ये बनने लगे, और परसेप्शन ये बन रहा है, जैसे कि अपोजिशन लगातार जो है हमलावर है सरकार के मौजूदा हुकूमत को के ऊपर लेकर के कि ये 40% की सरकार है, 40% कमीशन का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। और आप मीडिया, सोशल मीडिया पे भी देखेंगे लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के कर्नाटक की सरकार पे अटैक हो रहा है। और फिर गाहे बगाहे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जा रहे हैं कि किसी सिटिंग एमएलए के घर से इतना पैसा निकल आ रहा है, फिर उनको जमानत नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें जो है ऐड ऑन करती रहती हैं। फिर उससे जोड़ करके लोग जो है अपनी निजी जिंदगी की जो दूसरी परेशानियां होती हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, खासतौर से महंगाई का मुद्दा है, वो उनको ये लगने लगता है यार हुकूमत में जितने लोग बैठे हैं ये लोग जो है इसमें ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमें हमारी जिंदगी की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट फिर स्ट्रांग होता जाता है। तो और यही हमने देखा था कि इसी तरह की सिचुएशन जो है हिमाचल प्रदेश में थी। हिमाचल प्रदेश में एक और चीज अब मैं आपको बताऊंगा कि अमूमन ज्यादातर जगहों पे जो सूबों में बीजेपी की हुकूमत है, वहां पे जो नैरेटिव चलता है डबल इंजन की सरकार का चलता है। और अगर आप देखेंगे तो अलावा यूपी के ज्यादातर सूबों में जो हुकूमत है उनके डबल इंजन की सरकार को जो चुनाव के वक्त पे जो खींचने की कोशिश करता है वो प्राइम मिनिस्टर का इंजन ही खींचने की कोशिश करता है। कई जगह होता है कि वो खींच ले जाते हैं और कई जगह होता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में वो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी जो है वो नहीं खींच पाते हैं। जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में, जैसा अभय दुबे जी ने पॉइंट आउट भी किया, मेरा एक रीजन है ये कहने का कि आज की तारीख में जो नैरेटिव या जो अपोजिशन ने जो इश्यूज बनाए हैं वो लोकल इश्यूज पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर की जो है वहां के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इलेक्शनरिंग में एंट्री अभी नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो है तो मतलब वो जो नैरेटिव एस्टेब्लिश करेंगे या करना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि गेम ओपन है अभी? जी गेम ओपन। हाँ, वो मैं ये कह रहा हूं कि वो जब वो आएंगे वहां के इलेक्शनरिंग के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे वो जो नैरेटिव एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, कांग्रेस उसको कैसे काउंटर कर पाएगी या हैंडल कर पाएगी, इस पे जो है हमें नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कांग्रेस कई बार जो ऐसे कर देती है कि जिसे कहते हैं स्नैचिंग द डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, आप जो है जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त में थोड़ा देखना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, ये मेरे को दिलचस्पी जानने में। पाठक जी और ग्रोवर जी, आपसे, ग्रोवर जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। आप बेंगलुरु में रहते हैं, वो स्टार्टअप कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, बड़ा संपन्न समृद्ध राज्य है, वहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जिस सीएमआई का हवाला देकर के विपक्ष हमला करता है, उसी सीएमआई का डेटा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 2.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेटेस्ट डेटा बता रहा है। और अगर 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो महंगाई फिर कैसे इंपैक्ट कर रही है लोगों को? तो मुझे समझ नहीं आता कि ये विरोधाभास क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। एक और सवाल जोड़ देता हूँ यहाँ पे। एक विद्वान है संदीप शास्त्री जी, CSDS के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उसको क्वेश्चन के तौर पे लाना चाहता हूँ उसको समझने के लिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स डिफेक्टर्स तय करते हैं। कम से कम 42 विधायक ऐसे हैं वहाँ पे जो 2 से ज़्यादा पार्टियों से चुनाव जीत चुके हैं, बदल बदल के जीतते रहते हैं। तो परिणाम के बाद या परिणाम से पहले टिकट मिलने समय क्या होगा पता नहीं कहना। तो ये अच्छा, ये खेल कई बार हो चुका है वहाँ पे कर्नाटक में। तो मुझे ये समझाइए इसमें। और एक डेटा देता हूँ आपको। 151 सीटें हैं जिसके अंदर बीजेपी जीतती है, 71 सीटों में तो कभी जीती ही नहीं है वो। वैसे ही सभी दलों के लिए अलग अलग है। तो अब मेरे को समझाइए, ये जो गणित थोड़ा और डीप में हम लोग गए ना, इसको समझाइए आप मेरे को। पहले तो बेरोजगारी वाला बताइए, बेरोजगारी कैसे वहाँ पे? नंबर तो बता रहे कि बहुत हाई नहीं वहाँ पे। ठीक है, ओके नीरज, यहाँ पर जो आपने डेटा दिया CSDS का 2.3% नहीं, ये CMI का हाँ, ओके। सो बेसिकली उसमें एक चीज ये है कि अगर देयर आर अबाउट 3.5 लाख IT एम्प्लॉइज इन बैंगलोर, उनमें से
60% आज की डेट में जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअल वो है वो बेसिकली ऑन रिकॉर्ड्स नहीं आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, दे आर आइदर ऑन द बेंच या फिर नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए इंतजार करते हैं। तो जो 2.3% आपको डेटा वैसे दिख रहा है, इट इज एक्चुअली 7 to 8%। और रही बात जॉब कट्स की, आपको पता होगा अमेजोन ने अभी 10,000 जॉब्स कट किए और 9,000 जॉब्स शायद अगले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट होने वाला है कि जॉब कट्स होंगे। तो इस तरह के जो इश्यूज अभी आ रहे हैं कि देयर इज नो सर्टेनिटी एज फार एज इवन डेटा इज कंसर्न। और आप क्योंकि यू नो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े आईटी कंपनी से, इन्फोसिस हो गई या विप्रो हो गई, जो सब कॉन्ट्रैक्ट आगे देती हैं, उनको भी अपने क्लाइंट से कुछ ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक यूरोप और यूएसए से नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के वो कोई आश्वासन दे सके। तो ये एक इंस्टेबिलिटी जो अभी है वो बैंगलोर सिटी में खास करके साफ तौर से दिख रही है कि क्या एम्प्लॉयमेंट हो पाएगा। तो ये तो रहा इस तरह का जो इशू जहाँ पे लोगों की चिंता बहुत ज्यादा है। रही बात जो आपने बोला कि 150 सीटें ऐसी है जहाँ पे बीजेपी जीतती है और 71 सीट्स उन्होंने नहीं जीती है, तो उसके लिए जो एक सोशल इंजीनियरिंग वर्कआउट की जा रही है, शायद वो एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है बीजेपी के लिए कि जो अगर कर्नाटक में क्लिक हो गया तो वो शायद अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा। जो ओबीसी आउटरीच है, जो दलित आउटरीच जिस तरह से बढ़ाई गई है, क्योंकि भले ही बीजेपी लिंगायत डिपेंडेंट पार्टी है, क्योंकि 68 से 70 सीट्स उनको उम्मीद है कि वह लिंगायत लीडरशिप से ही लेकर आएगी। लेकिन एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिस तरह से हमने देखा कि अमित शाह ने अभी दक्षिण कर्नाटक खास करके वोकलिगा बेल्ट पे जिस तरह से वहां पर रुक के रिवाइव करने की कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉर्मूला वहां पर जो अप्लाई किया कि वोकलिगास की जो इनकम है बेसिकली जो कैटल से होती है, जो डेयरी कोऑपरेटिव से होती है, उसको जिस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश किया है एज अ कोऑपरेटिव मिनिस्टर, दैट इज अ डीप अप्रोच जो कि वोकलिगा जो कि कभी बीजेपी वोटर्स नहीं रहे हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का। और वहीं जिस तरह से रिजर्वेशंस में भी उन्होंने एक्सपेंशन किया है ओबीसी का आउटरीच में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री खुद एक बंजारा कन्वेंशन में यादगिर के पास गए थे 3 हफ्ते पहले। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जो 71 सीट्स में बीजेपी कभी नहीं जीती है, उसमें से अगर वह 15 या 20 भी जीत सकती होगी तो उनके लिए शायद वो 2023 के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा, 2024 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वह और सीटें दक्षिण से निकाल पाएंगी। और बाकी आपने कहा कि इंडिविजुअल्स जो कि कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो ब्रांडिंग या ब्रांड नेम है वह बहुत बड़ा है। और इस तरह में जारकीहोली फैमिली है जिसमें एक भाई कांग्रेस में है, एक भाई बीजेपी में है, एक जेडीएस में होता है, तो कब बदल जाते हैं। ये शायद जो शरद पवार वाला फॉर्मूला रहा है ग्रोवर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये